हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 10 के उपविषय देहात में विद्रोह बम्बई दक्कन का विद्रोह पढ़ेंगे। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। और आइए अब हम पश्चिम भारत और परवर्ती अवध पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। तो अब तक हमने पढ़ा कि बंगाल की स्थिति क्या थी, बंगाल में किस तरह से इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया और फिर वहाँ पर पहाड़िया लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया गया और संथालों वहाँ नए बासिंदों को किस तरह से बसाया गया और उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन हुए। तो हम इन सभी जो है परिवर्तनों और इन सभी बदलावों से हम इनको पढ़कर आए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर जो वहाँ के लोगों को जीवन है, वहाँ की जो राजस्व प्रणाली है वो उसको किस तरह से प्रभावित किया गया और किस नए नियमों को अपनाया गया। तो ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के जो किसान हैं विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। अब जो परिवर्तन हुए वहाँ के जो किसान विद्रोह हुए उन पर हम ध्यान देते हैं तो हमें दक्षिण भारत में हुए जो परिवर्तन है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोन्माद दिखलाते हैं और वे जैसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी जो नाराज़गी है के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उसे उनके जो गुस्से की जो परतें हैं उधेड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। और विद्रोहों के बारे में हमें ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं और विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की जो उत्कृष्ट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं और जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सकें और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है और जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। अब जो दक्कन में जो बदलाव हुए औपनिवेशिक काल में उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जो वहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए, वहाँ पर जो किसान विद्रोह हुए उनको समझना ज़रूरी है। जिससे क्या हुआ कि उसको किस तरह से की वजह क्या थी उनके जो आंदोलन करने की और उसको किस तरह से नियंत्रित किया गया और उस पर जो जांच समितियां बिठाई गई जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विद्रोह को कुचला गया और किस किस तरह के जो तरीके हैं अपनाए गए हैं। तो उन सभी की जाँच पड़ताल से क्या है हमें एक ऐतिहासिक स्रोत के साक्ष्य मिलते हैं। अब 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने क्या है साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए और ऐसा ही एक दक्कन में भी 1857 में जो है विद्रोह 75 में विद्रोह हुआ था। तो लेखा बहियाँ जो है जला दी गई। अब इस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई और किस किस तरह से आंदोलन बढ़ा और आगे बढ़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो स्रोत 6 है इसको पढ़ लेते हैं। तो उस दिन सूपा में जो सूपा गांव था जहां से इस विद्रोह की जो जड़ें हैं वह मजबूत हुई, वहां से जहां से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ वहां पर क्या है सूपा में उस दिन क्या हुआ था 16 मई 1875 को क्या है पूना के जिला मजिस्ट्रेट्स ने पुलिस आयुक्त को लिखा था। उस पूना के जो जिला मजिस्ट्रेट है उसने पुलिस आयुक्त को लिखे हुए पत्र में कहा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला और एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया और लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई और खाते पत्र ब्रांड अनाज देहाती कपड़ा और सड़कों पर लाकर जला दिया गया और जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। और मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया गया और अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो इस तरह के दक्कन दंगा आयोग जो था उसमें
यह रिपोर्ट, यह जो पत्र है वह छापा उसमें शामिल किया गया था, जिसमें क्या है उस जिला पूना के जो जिला मजिस्ट्रेट है वह कहता है कि इस 15 जो मई है उस दिन क्या है मैंने सुपा में देखा कि किस तरह से जो साहूकार उनके घरों में लूटपाट की जा रही है, उनके सामानों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को फूंका जा रहा है। तो उसमें जो हानि हुई है उसमें क्या है 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2000 का चोरी का माल क्या है जब्त कर लिया गया है। और हालांकि 25,000 का जो है नुकसान हुआ है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लेकिन साहूकारों का दावा है कि यह जो आंकड़ा है और जो नुकसान की राशि है 1 लाख से ज़्यादा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो लेखा बहियाँ जला दी गई। तो यहाँ पर क्या है कि आंदोलन का यह तरीका था कि जो आंदोलनकारी हैं वह साहूकारों के यहाँ जाते हैं और अपनी जो लेखा बहियाँ हैं वो उनको मांगते हैं, अगर ना देने पर क्या है वह उनको जला दिया करते हैं और उनके घरों में लूटपाट करके अनाज के उनके जो पुराने जो लेखा बहियाँ थी उनको जला दिया करते थे और उनको अपने घरों से भगा दिया करते थे। उनको अपने जो साहूकार हैं उनको अपने गाँव और घर छोड़कर भाग जाने पड़ते थे अपनी संपत्ति को छोड़कर ही। तो यह आंदोलन क्या है पूना, आधुनिक जो पुणे है जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ और सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था और जहां पर अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। अब जो सुपा है ऐसा एक केंद्र था जहाँ पर क्या है अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। तो 12 मई 1875 को उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के जो रैयत थे यानी किसान थे इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या है साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की जो मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। तो उन्होंने उनके बही खाते जला दिए और अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी क्या है आग लगा दी गई। तो पूना से यह विद्रोह क्या है अहमदनगर में भी फैल गया और फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6,500 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था इनकी चपेट में आ गया और 30 से अधिक गांव इससे को प्रभावित हुए और सब जगह विद्रोह का जो स्वरूप है एक समान ही था और साहूकारों पर हमला किया गया और बही खाते जला दिए गए और ऋणबद्ध पर नष्ट कर दिए गए और किसानों के जो हमलों से घबराकर साहूकार गाँव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का जो गदर है उसका दृश्य आ गया। अब क्या है जो आंदोलन है यह सुपा से तो फैला लेकिन जो इसका स्वरूप था उसका जो इसका विस्तार था वह 6,500 वर्ग किलोमीटर के इलाकों में फैल गया और जो 30 गांवों तक इसका जो आंदोलन का जो तरीका है और जो स्वरूप है यही एक जैसा ही रहा कि सबसे पहले उनके गांव के साहूकारों को बही खाते जलाए जाते और वहां पर फिर उनको लूटा जाता। तो जब यह विद्रोह फैल गया तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके सामने क्या है एक 1857 का जो विद्रोह था उसके जैसा यह विद्रोह उभरता हुआ नज़र आ रहा था। तो क्या है फिर विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए उनको कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और जल्दी से सेनाएं बुला ली गई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को क्या है दंडित किया गया। लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए थे। फिर भी कि जो देहात था उसको नियंत्रित करने में क्या है कई महीने का जो समय है वो लग गया था। इसमें हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट में के अनुसार क्या था। तो रैयत और साहूकार जो शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे बम्बई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स में यथावत उद्धृत किया गया और हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। उस रिपोर्ट का जो हिंदी अनुवाद है वह यह है कि वे यानी रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की जो सूचना है वो दे देते हैं और फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋणपत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर क्या है हमला करके उनके छीन लेते हैं। यदि ऐसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गाँवों की ओर आता दिखाई दे जाता तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर उस घटना को दिखाया गया, लेकिन इन किसानों को, इन लोगों को क्या है, अपराधी बताया गया है। कानून की नज़र में क्या है, यह अपराधी हैं। तो इस समाचार पत्र में कुछ उनके बारे में इस तरह का लेख छपा हुआ था। तो साहूकार ऐसा व्यक्ति होता है। अब साहूकार क्या होता है? साहूकार ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा उधार देता है और साथ ही व्यापार भी करता है। उसके जो व्यापार का काम है वह होता है, और जो उधार देना और उस पर ब्याज वसूल करना, वो उसका भी काम वह करता है। अब उपनिवेशवाद और देहात में हम देखेंगे कि जो ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए। जो ऋण पत्र और दस्तावेज किसानों द्वारा जला दिए जाते थे, जो बही खाते थे किसानों द्वारा जला दिए जाते थे, आखिर ऐसा क्यों किया जाता था और यह विद्रोह क्यों हुआ था, और इसके हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुई कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी के में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर क्या है, दृष्टिपात करेंगे। तो जो 19वीं शताब्दी में दक्कन में एक लंबा परिवर्तन हुआ कृषि में, और उसके परिवर्तनों को हम चर्चा करेंगे। अब एक नई राजस्व प्रणाली जो है इन दक्कन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो जैसे जैसे ब्रिटिश शासन भारत के बंगाल से क्या है, भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी क्या है, जो राजस्व की नई प्रणालियाँ हैं लागू कर दी गई। और इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बेरले ही लागू किया गया, यानी कम ही जगहों पर लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? वहाँ जो इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य जगहों पर वैसा ही लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसका एक कारण तो यह था कि जो 1810 के बाद जो खेती की कीमतें हैं वह बढ़ गई थी, यानी जो राजस्व की मांग है वह कम होने लगी थी और जो उपज है कृषि की वो ज़्यादा हो गई थी, तो जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में क्या है, इजाफा हो गया। और चूँकि जो राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी और अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की जो उत्कृष्ट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू स्वामित्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के जो तरीक़ों पर विचार करना पड़ा था। जब कृषि में सुधार हो गया था 1810 के दशक तक, और जो राजस्व राशि है वह कम नज़र आने लगी थी उस कृषि की उपज के आगे, तो जो उस कृषि की उपज उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना और जो सरकार का जो कर है उसको और अधिक वसूल करना, तो उसके लिए क्या है कि नई राजस्व प्रणाली को लागू किया गया, ताकि जो कृषि की अधिक उपज है उसमें अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। तो अब जब राजस्व के नए नए बंदोबस्त किए गए तो अन्य भी कई कारण थे। अब जिसके कई कारण अन्य भी थे। जब अधिकारी क्या है, नीतियाँ निर्धारित करते हैं तो उनकी जो विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे आधिकारिक पहले से परिचित होते हैं। अब जो कोई नीतियाँ बनाई जाती है तो उनसे पहले की बनी नीतियों को क्या है, हम अधिक परिचित होते हैं उनसे। तो 1820 के जो दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने क्या है अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे, और औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में क्या है रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। तो जो औपनिवेशिक काल के जो अधिकारी थे भारत में, उन्होंने क्या है महाविद्यालयों में इन्हीं महान अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के जीवन के बारे में अध्ययन किया था, उनके विचारों से प्रभावित थे। तो महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या है 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया, तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे थे। जो रिकार्डो के विचार थे वह प्रभावित करते थे इन अधिकारियों को कानून बनाते समय। तो रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भूस्वामी है, उस ज़मीन का मालिक है, उसको कितना जो उस ज़मीन में लागत है उसका औसत ही प्राप्त होना चाहिए, उसका हक है प्राप्त करने का। जबकि जो भूमि से औसत लगान से अधिक की प्राप्ति है उसे क्या है भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, और उस आय पर जो क्या है सरकार की जो कर लगाने की जो है आवश्यकता होगी। तो यदि अब कर नहीं लगाया गया तो किसान क्या है किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी जो अधिशेष आय का जो भूमि के सुधार में उत्पादक रीति के से क्या है निवेश नहीं होगा। तो अब जब भूमि से अतिरिक्त जो उत्पाद है वह मिलने लगेगा जो भूस्वामी है, तो उनको क्या है वह कृषि में अधिक जो निवेश है वह नहीं करेंगे,
उनका जो निवेश है वह बंद पड़ जाएगा। तो भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है और वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनें पट्टे पर दे दी और किराए की जो आमदनी पर निर्भर रहने लगे थे। तो अब जो वहाँ के ज़मींदार थे उन्होंने क्या किया, जब उनको आय अतिरिक्त होने लगी तो उन्होंने क्या है अपनी ज़मीनों पर खेती करना बंद कर दिया और उन्होंने क्या है अपनी ज़मीनों को पट्टे पर जो छोटे किसान थे उनको देने लगे और एक तरह से किराए पर देने लगे और वह किराया वसूल करने लगे उन ज़मीनों से। तो इसलिए अब क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से जब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए, तो जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा गया। तो बम्बई में जो भिन्न और नई जो राजस्व प्रणाली को लागू किया गया उसे ही रैयतवाड़ी जो राजस्व प्रणाली है उसको कहा जाता है। और बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत थी यह, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो राजस्व की राशि है सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न आय है उसको औसत आय के रूप में अनुमान लगाया लिया जाता था, राजस्व पर जो राजस्व है कितना लगेगा किस भूमि पर, और रैयत की जो राजस्व अदा करने की जो क्षमता का आंकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। यानी कि उस ज़मीन के आंकलन, उस ज़मीन के अवलोकन से यह निर्धारित किया जाता था कि उसमें किस तरह की फसल होगी, कितनी फसल होगी, और उसके हिसाब से जो है किसान की औसत लागत के अतिरिक्त जो आय है उसका जो है हिस्सा जो है उस हिस्से को राजस्व प्रणाली के राजस्व के रूप में स्वीकार करने को कानून बना दिया गया। अब हर 30 वर्षों बाद क्या है कि अब हर 30 साल बाद क्या है उसे जो राजस्व की राशि है उसको निर्धारित किया जा सकता था। यानी कि अब यह बात साफ थी कि जो राजस्व है उसको बदला जा सकता है, उसकी राशि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो राजस्व की मांग और किसान का कर्ज, इसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये किरायाजीवी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। तो जो किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर क्या है जीवन यापन करते हैं। यानी जो उनकी संपत्ति की आय है उस पर क्या है किराया, उस संपत्ति को किराए पर चढ़ाकर जो उनसे आय प्राप्त होती है उस आय से वह अपना जो है जीवन यापन करते हैं, उन्हें किरायाजीवी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। तो बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। तो जो बम्बई और दक्कन के क्षेत्रों में क्या नया जो बंदोबस्त इस जो रैयतवाड़ी जो सिस्टम है वो लागू किया गया। तो यह 1820 के दशक में पहला सिस्टम लागू किया गया और मांगा गया राजस्व जो है इतना अधिक था, अब उसमें भी जो मांगा गया राजस्व था उसे बहुत अधिक रखा गया और कि बहुत से जो स्थानों पर किसानों ने अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। अब जो राजस्व इतना अधिक था कि उसको चुका पाना मुश्किल था, तो जो किसान थे उन्होंने क्या है उस गांव को, उस इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में बसना ही सही समझा। और जिन इलाकों की जो ज़मीनें थीं घटिया किस्म की थीं और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, ख़ास तौर पर समस्या और भी विकट थी। और जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर्स अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रहते थे। अब जिन इलाकों में यह किसान बसे थे वहाँ पर क्या है ज़मीन जो है बहुत बेकार और घटिया किस्म की हुआ करती थी, उर्वरक नहीं हुआ करती थी और वहाँ वर्षा भी क्या है कोई सुनिश्चित नहीं थी, कभी कम तो कभी ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी। और ख़ासकर जब क्या है वर्षा नहीं होती थी तो क्या फसलें ख़राब हो जाती थी। तो लेकिन जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वह क्या अपनी कार्यकुशलता को अपनी आपको दिखाने के लिए अपने अधिकारियों के प्रति कि हम कितने अपने काम के प्रति कितने
लगन से अपने काम को करते हैं, उसको दिखाने के लिए क्या है किसानों से ज़बरदस्ती और जो कर है, जो राजस्व है वो इकट्ठा करते थे। तो इसलिए क्या है वे अत्यंत कठोरतापूर्ण जो है राजस्व वसूली करने का जो प्रयत्न है वो तरीका जो अपनाया करते थे। और जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें क्या है जब्त कर ली जाती थी और समूचे गाँव पर क्या है जुर्माना ठोंक दिया जाता था। और 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या क्या है और भी गंभीर हो गई और सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की जो कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अब क्या है जो ऐसा लंबे समय तक होता रहा तो 1830 के दशक था, यहाँ पर क्या है यह समस्या और गंभीर हो गई और 1832 के जो कृषि में उत्पाद में क्या है तेज़ी से गिरावट देखने को मिली चारों तरफ। तो लगभग 1.5 दशक तक क्या है इस तरह स्थिति में कोई सुधार नहीं आया इस व्यवस्था से। तो इसके परिणाम स्वरूप किसानों की जो आय में और भी गिरावट आई और इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाकों के अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। अब जो 1832-1834 के बाद जो इन देहाती इलाकों में क्या है अकाल पड़ गए, तो जिससे कि यह जो इलाके हैं और बर्बादी की कगार पर आ गए और दक्कन का जो 1/3 जो पशुधन मौत के मुंह में चला गया। अब जो 1/3 जो पशु था उनके जो पशुओं का जो पालन होता था, पशुओं से प्राप्त आय थी वह क्या है और उन पशुओं क्या है बीमारियां फैल गई और उन पशुओं में क्या है सभी मौत के मुंह में चली गई। तो आधी मानव जनसंख्या भी क्या है अकाल का ग्रास में चली गई, यानी मानव जनसंख्या भी क्या है बहुत ज़्यादा मौत के मुंह में चली गई। और जो बचे उनके पास भी क्या है संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। अब जो लोग जिंदा बच गए थे उनके पास क्या है खाने की कमी और भूख के कारण वह मरते जा रहे थे। तो राजस्व की बकाया राशियाँ आसमान को छूने लगी थी और जो राजस्व की राशियाँ थीं वह बकाया थीं और उनकी जो कीमतें थीं वह आसमान छू रही थीं, यानी कि वह बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहें और उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदें अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे की, यह सभी प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब क्या उनको अपने जो बैल हैं वो नए खरीदने हैं, अपने क्या है खेती भी करनी है और क्या है बच्चों की शादियाँ भी करनी है। तो उसी के लिए क्या है उनको जो पैसा है वह उधार लेना पड़ा। तो वैसे में कि जो ऋणदाता हैं से पैसा उधार लेकर ही क्या है अब राजस्व को भी चुकाया जाने लगा। और ऐसी ही रैयत ने एक बार क्या है ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। अब कर्ज बढ़ता गया और उधार की राशियाँ बकाया रहती गईं और ऋणदाताओं पर क्या है किसानों की जो निर्भरता थी वो बढ़ती गई। अब जो ऋणदाता जो थे वह जो किसानों को कर्ज दे देते थे लेकिन जो उनके ब्याज थे वह बढ़ते रहते थे और जो किसान है वह अपने जो कर्ज को नहीं चुका पाते थे, जिससे क्या है वह ज़िंदगी भर यह जो ब्याज की जो जंजाल है, जो कर का जंजाल था उसमें फंसे रहते थे। और जो ऋणदाता है वह क्या है उनका जो प्रभुत्व बढ़ता गया और जो किसान है उनकी जो निर्भरता है इन ऋणदाताओं पर वह लगभग बढ़ती गई। अब अपनी हर रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को भी खरीदने के लिए उत्पादन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी क्या है कर्ज लेना पड़ता था। और 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। तो अब अंग्रेज अधिकारियों को भी यह लगने लगा कि हाँ जो किसान है उनको अधिक कर्ज के तले दबाया जा रहा है। तो 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के जो है आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। अब जो 1840 का दशक था उसमें क्या है एक आर्थिक जो पुनरुत्थान यानी आर्थिक बढ़ोतरी है वह देखने को आई। और तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे और मांगा गया जो राजस्व बहुत ज़्यादा था और व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की जो अर्थव्यवस्था का जो है भट्ठा बैठने वाला था। तो इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। तो अब 1840 के दशक तक आते आते क्या है अंग्रेज अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि 1820 के दशक में जो तय की गई कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल था, काफ़ी बड़ी कीमतें थीं जिसकी वजह से वह जो किसान थे वह उन कीमतों को चुका नहीं पाए थे और उसमें क्या है कुछ न कुछ ढिलाई देनी जरूर चाहिए। तो 1845 के बाद क्या है कृषि उत्पादों की कीमतें अब क्या है शैन बढ़ती गई। अब 1845 में फिर
क्या है, अब कृषि में निवेश बढ़ा तो कृषि के जो क्षेत्र है उसमें विस्तार हुआ, तो क्या है कि कृषि के जो उत्पाद थे उसमें कीमतें बढ़ती चली गईं और किसानों को अपने जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे और इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को भी कृषि में बदला जा रहा था, यानी कि जो गायों के चरने की जो इलाके थे उसको भी कृषि क्षेत्र में बदला जाने लगा था। तो फिर लेकिन किसानों को क्या है, अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। अब उनको जो कृषि में विस्तार है उसके लिए क्या अधिक हल और अधिक बैल चाहिए थे, तो उन्हें बीज और जो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से क्या है, पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। तो जो ऋणदाता का जो प्रभुत्व है फिर से उभरने लगा और जो किसानों की जो निर्भरता है ऋणदाताओं पर एक बार फिर से सामने आने लगी। तो यहाँ पर दिखाया गया एक चार्ट के माध्यम से कि 1860 से 1862 और 1864, 1866 और 1868 कि किस तरह से 1866 तक क्या है कीमतें 64 तक बढ़ी हैं और फिर उसके बाद गिरने लगी हैं। तो ये कपास की जो उत्पादन क्षमता है और जो उत्पाद है उसको दिखाता हुआ यह ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे फिर कपास में तेज़ी आई, तो इसी ग्राफ के साथ कि किस तरह से 1860 से 1864 तक के कपास में हम बेहद ऊंची जो है वृद्धि देखते हैं और फिर उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज करते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ उस पर हम विचार करेंगे। तो 1860 के दशक से पहले क्या है, ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली जो समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। अब जो ब्रिटेन में जितनी भी कपास होती थी उसका 3/4 जो आयात है वह कहाँ से, कपास अमेरिका से होता था। तो ब्रिटेन के जो सूती वस्त्रों के जो निर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अब जो वहाँ के जो सूती वस्त्र के निर्माता थे वह भी क्या है, अमेरिका पर अपनी एकमात्र निर्भरता से क्या है वह परेशान हो गए थे और अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, इस बात से भी वो चिंतित थे कि जो अमेरिका से आने वाला स्रोत एकमात्र स्रोत है वह बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारा जो यह जो व्यवसाय है कैसे चल पाएगा। तो इस प्रश्न से क्या है विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता के साथ कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। अब क्या हुआ, अमेरिका से एकमात्र अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अब क्या है, कपास के जो उत्पादक जो क्षेत्र है उसकी जो वैकल्पिक स्रोत है उसकी खोज में लग गए। तो 1857 में क्या है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कर दी गई इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई और उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था और जिससे कि उनकी जो कंपनी का विकास हो सके और भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका के कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। तो अब भारत जो है उस अमेरिका के विकल्प के रूप में उभरता हुआ देश नज़र आया जहां पर जो है कपास की आपूर्ति को बढ़ाकर अमेरिका से एकमात्र निर्भरता को कम किया जा सकता था। तो भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही क्या है कपास के लिए खेती के लिए क्या है उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। तो जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया, अब 1861 में क्या है अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के जो कपास क्षेत्र थे मंडी तथा कारखानों में क्या है हल्का मच गया और अमेरिका से आने वाली जो कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट दर्ज होने लगी। तो वहाँ सामान्य मात्रा का जो 3% से भी अधिक जो कम हो गया। अब जो सामान्य मात्रा आती थी उसका 3% भी उससे भी कम जो है आयात होने लगा ब्रिटेन को अमेरिका से। तो उसके लिए क्या है 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें हर 400 पाउंड की थी अब क्या है आई थी, वहीं 1862 में 55,000 गांठों का आयात हुआ। अब जहाँ 20 लाख गांठे का आयात होता था वहाँ अब 1862 तक आते आते क्या है 55,000 गांठों का ही आयात हो पाया। तो भारत का तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें और बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आंकलन करने और कपास की जो खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित और प्रोत्साहन देने के लिए क्या है कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया और जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था। अब क्या है जो
अमेरिका से जो कपास की निर्यात था वह कम होने लगा, तो अब क्या है, भारत एक विकल्प के रूप में उभरा और भारत को यह संदेश भेजा गया कि जो यहाँ की जो कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो अब जो भारत में जो व्यापारी थे उन्होंने भी किसानों को, और जो सौदागर थे और जो साहूकार थे उन्होंने भी खूब ऋण दिए, लोगों को कर्ज दिए, और ताकि जो कपास की उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके। तो व्यापारियों में भी एक तरह का उत्साह था कि हमारी जो कपास है उसको ख़रीद लिया जाएगा, और किसानों को भी अब क्या है, एडवांस बुकिंग की जा रही थी, और किसानों को क्या है, एडवांस में राशियां दी जा रही थी। तो उससे किसानों को अंदर भी एक तरह का उत्साह था। यहाँ पर हम एक चित्र देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कपास की गांठों को तैयार किया जा रहा है लंदन भेजने के लिए। तो कपास ढोने वाली गाड़ियाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हैं, और इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 13 दिसंबर 1862 में छपी यह तस्वीर। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कपास का जो निर्यात है वह भूमि, जल और श्रम के माध्यम से किस तरह संभव बनाया गया है इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं चित्र 10.17, रेलों का जो युग शुरू हो गया था। होने से पहले क्या है, कपास का जो परिवहन है इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित है कि किस तरह से, किस माध्यम से जो कपास का परिवहन है वो किया जाता था। तो 20 अप्रैल 1861 में छपा यह चित्र इलस्ट्रेट लंदन न्यूज पत्रिका में। और जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की जो आपूर्ति है बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत क्या है, ब्रिटिश उद्योगों की जो कपास, जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उसके दौरान अमेरिका से जो कपास की आपूर्ति है बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की जो कपास संबंधी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। और इसके लिए क्या है, आपूर्ति का आंकलन किया जाने लगा और कपास की गुणवत्ता की जाँच होने लगी, और उत्पादन तथा विपणन के तरीक़ों का अध्ययन किया जाने लगा। और उनकी जो यह दिलचस्पी इलस्ट्रेट लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। तो मात्रा में राशि उधार दे सकें। अब क्या है, जो कपास की उत्पादक की बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने की क्या है, राशियाँ उधार देने लगे जो ऋणदाता थे। और जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो ऋण आसानी से भी दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की जो वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। और इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ, और दक्कन के गाँवों के जो रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, और उन्हें कपास उगाई जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। और साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। अब क्या है, जब कपास की मांग में वृद्धि हुई और इंग्लैंड में कपास का जो निर्यात आसानी से होने लगा, तो जो ऋणदाता थे उनको भी यह उम्मीद जती कि हाँ, बाज़ार में कपास की मांग अधिक है, तो जो किसान है वह ऋण आसानी से चुका सकते हैं। तो वह भी क्या है, बहुत ऋण देने को लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ तक कि 100 रुपये उस समय बहुत हुआ करते थे, जो कि एडवांस में दिए जाने लगे। और जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का जो उत्पादन है बहुत बढ़ गया, और 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की जो संख्या है दोगुनी हो गई। अब जो जितना क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता था उसका जो क्षेत्र है वह डबल हो गया। अब 1862 तक की स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका जो 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेज़ी के वर्षों में क्या है, सभी कपास उत्पादकों को समृद्ध प्राप्ति नहीं हो सकी, और कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश क्या है, किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। अब जो है, बहुत से किसानों को लाभ तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जो क्या है, कर्ज के बोझ तले और ज़्यादा दब गए। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि नौकाओं का एक बेड़ा जो मिर्ज़ापुर से गंगा नदी के जो रास्ते कपास की जो गांठें ले जा रहा है, और इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में क्या है छपी है तस्वीर। और रेलों का जो युग है प्रारंभ होने से पहले के जो परिवहन को जो सिस्टम हुआ करते थे उसको दिखाता हुआ यह चित्र। और मिर्ज़ापुर का जो कस्बा है दक्कन से आने वाले कपास के लिए क्या है, संग्रह केंद्र था। जो मिर्ज़ापुर का जो कस्बा था वह क्या है, दक्कन के क्षेत्रों में आने वाली जो कपास है उसका एक संग्रह करता था, संग्रह क्षेत्र था। और यहाँ पर किस तरह से कपास की गांठें हैं जो है रेल मार्गों द्वारा ले जाई जा रही हैं उसको दिखाता हुआ है चित्र। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज के बम्बई टर्मिनल्स पर कपास की जो गांठें हैं पड़ी हुई हैं।
अब जो बम्बई टर्मिनस यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों से बम्बई तक और बम्बई के बंदरगाह तक जो गांठें आया करती थी और यहाँ से फिर नाव द्वारा उन्हें लंदन ले जाने के लिए इकट्ठा किया जाता था, वो उसकी तस्वीर। और इन्हें क्या है, आगे समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजा जाएगा। और इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862, जब रेलवे चलने लगी तो कपास की गांठें जो गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों द्वारा भी भेजी जाने लगी। और नदी मार्ग से यातायात है धीरे धीरे कम होता गया, और परंतु परिवहन के पुराने जो साधनों का जो है प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। और चित्र में पीछे दाहिनी ओर क्या है, लदी हुई बैलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों से पतन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। अब जैसे जैसे रेल की जो रेल परिवहन विकसित होने लगा, तो हालांकि जो पहले के चलते हुए परिवहन थे, चाहे रेल मार्ग हुआ, चाहे जो बैलगाड़ियों द्वारा ले जाया जाने वाला परिवहन था, चाहे नदियों द्वारा, तो उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम इसी के साथ अगले वीडियो में पढ़ते हैं ऋण का स्रोत सूख गया। तब तक के लिए धन्यवाद।